हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, जीके जीएस का अगर कोई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, कंप्लीट डिटेल में मैप और फोटो के साथ में करवाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। अगर यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना तो कंप्लीट ट्रिक के साथ में करवाने वाला हूँ। और इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत कम समय में पूरा कंप्लीट क्विक रिवीजन होगा। एग्ज़ाम से पहले आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। अगर आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो मुझे आप मेरे ऊपर पूरा यकीन करिए, बहुत मेहनत की है। देखिए, आप पूरा फोटो के माध्यम से मैंने खुद जो है बनाया हुआ है कॉपी पे, उसके बाद इसको यहाँ पर लगाया। पूरा फोटो मैप के साथ में मैं पूरा कवर करूँगा। तो उस पूरे वीडियो को आप बहुत शांत जगह पर बैठ के देखिए और नोट भी करते चलिएगा। और आप लोग मन में सोच रहे सर इस क्लास का पीडीएफ फाइल दे देते तो और बेहतर हो जाता, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस क्लास का फ्री पीडीएफ फाइल आपके लिए मैंने एक व्यवस्था की है। तो इसके लिए आपको बताता हूँ आगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, कंप्लीट टॉपिक वाइज है, एनसीईआरटी का सार संग्रह है पूरा, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा प्ले स्टोर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे फ्रेंड्स, आप जीके वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये इंडियन ज्योग्राफी के नाम से वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है इसी तरीके से, कंप्लीट टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सार संग्रह जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो कोर्स है, मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आप जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उसी तरीके से पूरा इसमें दिया गया है, पीडीएफ फाइल भी दी गई है। इसका रेट बढ़ जाएगा, इसके लिए ले लीजिए, पेड कोर्स में जाके पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। इसके अलावा महापैक ले लीजिएगा, 199 रुपये में आपको सारा कंप्लीट नोट्स प्रिंट करा सकते हैं। ऑल एग्जाम की तैयारी होगी, मैथ्स भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी, जनरल साइंस है, लूसेंट जीके का निचोड़ है। कंप्लीट पीडीएफ महापैक 199 रुपये में 8 नोट्स मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी नोट्स है, इसको जरूर लीजिए। ये भी आपको पेड कोर्स में जाएंगे एप्लीकेशन में तो ये वाला भी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा करंट अफेयर्स का सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया गया है। सभी प्रकार के नोट्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी लेना चाहें तो एक तरीके से हम पहले सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। हम देखेंगे भारत का विस्तार, भारत के पर्वत, प्रमुख पर्वतीय दर्रे, नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जलप्रपात, झीलें, प्रमुख नगर, प्रमुख बांध जो हैं, जलवायु, भारत के वन, राष्ट्रीय उद्यान जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत की मिट्टी, सिंचाई के साधन, कृषि, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन व्यवस्था, संचार, जनसंख्या और भारत की जनजाति। कुल मिला के पूरे 25 टॉपिक में आज आपका मैं पूरा भारत का भूगोल जो है कंप्लीट करा दूंगा, क्विक रिवीजन होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। कहने का मतलब जैसे आप ये पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ये भारत को जो भौगोलिक क्षेत्रफल अपना जो येलो वाले में देख रहे हैं, इसका टोटल कितना परसेंट है? 2.4% है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वें नंबर पर है। देखिए, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े जो देश हैं वो भारत 7वें नंबर पर है। तो देखिए, नंबर 1 पर कौन है? रूस है, सेकंड पर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। रुक चीन अब आ भारत, कई बार जो सिक्के जमाने के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है रुक चीन अब आ भारत। रूस से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील और आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से अपना भारत। तो रुक चीन अब आ भारत, ये जो टोटल 7 कंट्री आपको पूरी याद हो जाएगी ट्रिक के माध्यम से। और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, पूरे मैप में मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है आपको, ठीक है। पूरा मैप में भी देखिए रहा, चाइना, रसिया, इंडिया अपना, यहाँ पर कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ये ऑस्ट्रेलिया है। पूरे मैप के साथ कब कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? यानी टोटल जो विश्व की जनसंख्या, उसमें भारत की जनसंख्या 16.7% पूरे कुल विश्व की जनसंख्या में। आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर आ गया है, चीन को जो है पीछे छोड़कर फ्रेंड्स। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी एरिया कितना टोटल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये जो अपना इंडिया है, प्यारा भारत, यहाँ से पूरा कंप्लीट लेकर के और यहाँ तक कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? यानी कि मैप में आपको दिखाता हूँ पहले।
तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण, ये भारत का उत्तर वाला पॉइंट है ये, और ये दक्षिण वाला पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक की कंप्लीट कितनी लंबाई है भारत की, तो यहाँ तक की टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा लीजिए और यहाँ तक पूरा, यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है, ऐसे ऐसे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम दिखाता हूँ, तो ये है अपना पूर्वी बिंदु। ठीक है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है, तो यानी यहाँ से पूरी यहाँ तक लंबाई कितनी है भारत की, तो वो है फ्रेंड्स कितनी है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है, तो इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लेना, इसको रट लेना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अब देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। टोटल स्थलीय सीमा जो है वो भारत की 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा यानी जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, ये तटीय राज्य, यहाँ से पूरा कंप्लीट आप ये जो ब्लैक वाली जो लाइन खींची हुई है ये पूरी तटीय राज्य है। तो तट रेखा की जो लंबाई भारत कितनी है 61 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर पूरा ये अपना यहाँ तक। ठीक है, कितना है 61 किलोमीटर है। क्लियर है ना, मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, तभी जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप मिला के, यानी कि जैसे ये द्वीप हमारा एक हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है पूरा, और ये जो कुछ द्वीप है ये सब मिला करके कितना है 7,516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है। तो 876 किलोमीटर, जो भूमध्य रेखा खींची हुई है वहां से दक्षिणी भाग कितना दूर है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। देखिए टोटल 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहला है गुजरात यहाँ पर, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा अपना केरल है, छठवां तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, और आठवां है ओडिशा, नौवां है वेस्ट बंगाल। टोटल जो ये आप 9 राज्य देख पा रहे हैं समुद्र तट रेखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अरबियन सी है, पूरा ये बंगाल की खाड़ी है। तो पूरे जो तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं 9 राज्य हैं। पूरा मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके मोटिवेट करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है, कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर है गुजरात। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स पता है 3 स्टार मार्क करना, हजारों बार रिपीट हुआ है। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, सबसे लंबी तटरेखा है। और भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पर, तो गोवा राज्य जो है सबसे छोटा है फ्रेंड्स। ठीक है, उसकी तटरेखा जो है सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी बीचों बीच। ये आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको पूरे जो ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा भारत के जो 8 राज्य से गुजरती कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। अब ये 8 राज्य याद करना मुश्किल है, उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा जार। ये 8 राज्य पूरे याद हो जाएंगे, मित्र पर गमछा जार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अब जब आपको याद रहेगा तभी तो। देखिए तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा जार यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट ये ट्रिक के माध्यम से आपको जो है पूरा याद हो गया होगा फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। दक्षिणी नोक है केप केमोरिन, आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। तो दक्षिणी नोक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कन्याकुमारी या केप केमोरिन आप इसको समझ सकते हैं। ये दक्षिणी नोक जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। और नोक की बात हो रहा था तो केप केमोरिन यहाँ पर है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्मीर में। इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट। ये जो पूरा आप द्वीप समूह अपना ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये पंबन चैनल यहाँ पर है। ये अपना इंडिया है, ये श्रीलंका है।
तो मुख्य भूमि से रामेश्वरम को कौन अलग करता है? पंबन स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर कुछ है ये। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है ये। यहाँ पर ये आदम का जो है पुल यहाँ पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है डंकन पास जो है स्थित है। दीव एक समूह, दीव एक द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर जो है ये स्थित है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, ये अपना इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। जितने क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इन सबको आप बहुत ध्यान से नोट करते चलिए। पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ से फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? सबसे प्राचीनतम जो है भूभाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपको मैं पूरा तट दिखाता हूँ भारत का, ये देखिए। तो भारत के तटों के नाम आप देखिए, ये वाला जो पूरा तट कहलाता है ये कोरोमंडल तट जो है पूरा अलग अलग हालांकि इसका नाम है। तो यहाँ से जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोरोमंडल तट है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है पूर्वी समुद्री तट है, ठीक है। इधर जो है ये वाला एरिया पूर्वी भाग कहलाता है, इधर पूर्व आता है दिशा, तो ये पूर्वी तट कोरोमंडल तट है। और भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोंकण तट को भी आप देखिए, ये कोंकण तट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। यहाँ पर आप देखिए ये जो केरल वाला एरिया ये मालाबार तट के नाम से यहाँ तक जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई फ्रेंड्स? प्रवाल से उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई? प्रवाल भित्ति से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो अपनी बंगाल की खाड़ी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो है क्या है? न्यू मूर द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ जो अरब सागर है यहीं कुछ स्थित है जो है लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी टोटल? 36 द्वीप है, सब छोटे बड़े मिलाकर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बताता हूँ, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ये नॉर्थ है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इधर ये अपना पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए ये नॉर्थ हो गया और ये पूर्व हो गया, तो यहाँ पर ये उत्तर और ये पूर्वी, इसके और इसके बीच में भारत स्थित है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं मैप के माध्यम से पूरा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? देखिए जो भारत का सुदूर पश्चिम के बिंदु है वो है पूर्व गुजरात में 68 डिग्री 7। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर गुहार मोती जो है सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी नदी पर बनाया गया क्या है? वाटरफॉल है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल जो है स्थित है फ्रेंड्स। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन को नो आप जो है याद रखिएगा बहुत बार। भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ है और भारत पाक चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा। दोनों रेखाएं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी क्वेश्चन है ना ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बिहार में आप कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र सरकार में कोई भी वैकेंसी आती है, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है ये। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, देखिए पूरा मैं आपको यहाँ पर जो है जो स्थलीय सीमा है भारत की दिखाया हूँ। तो बांग्लादेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है 4096.7 किलोमीटर, यहाँ से पूरा कंप्लीट ये कई राज्यों से जो है लगता हुआ है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर पूरे लगभग कई राज्य यहाँ पर जो है लगते हैं। सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर केवल है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43% जो है मैदानी है।
संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसकी प्राइस मात्र 121 रुपये में आपको पूरा PDF कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल रहा है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा। 121 रुपये में अगर आपके एग्जाम में हिंदी आता है, हिंदी ग्रामर, तो इस कोर्स को जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। सारे टॉपिक वाइज प्लस MCQ प्लस डिटेल में समझाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जरूर इस कोर्स को पढ़िएगा। इसका रेट लिमिटेड टाइम के लिए 121 रुपये में बुक नहीं मिलती आपको ग्रामर की, आपको जो कंप्लीट फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट व्याकरण मिल रहा है। और सभी एग्जाम्स के लिए हमारी बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस, NCERT ऑल एग्जाम्स के लिए इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिलेगा। NCERT नोट्स है। स्टैटिक जीके की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपकी। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है मेरी बुक्स है, आपको पता है कंटेंट कितना बेहतर होगा। इसको जरूर ऑर्डर करिए। रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं तो कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपके घर पर आ जाएगी बुक। GK 2025 अवेलेबल है, सारा अवेलेबल है बुक। आप जरूर जो है इसको खरीदिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया बुक्स का, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। बुक आपके घर आ जाएगी तो आप पैसा देंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको 40 रुपये बच जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट भी आप जरूर कर दीजिए। आप निष्फिक्र रहिए, आपका बुक आपके घर तक आ जाएगा बिल्कुल, अगर आपको हमारे पर भरोसा है तो। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के पर्वत। चलिए देखते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो वलित पर्वत। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपनी पूरा हिमालय है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय रेंज है। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है। तो वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंचनजंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिक्किम में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जबकि दुनिया का क्या है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जबकि भारत में यही हिमालय का ही पार्ट है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। टेथीस से। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलता है। तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है मिलता है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। नंदा देवी। यानी उत्तरांचल का, उत्तराखंड का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर फ्रेंड्स यहाँ पर नंदा देवी है, ठीक है ना। ये हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। कुमायूं हिमालय में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। सेनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप अरावली देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो श्रेणी है अरावली श्रेणी है, ठीक है। आपको बड़े मैप में दिखाता हूँ, ये अरावली श्रेणी। ये क्या है फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे जो है प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। और भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी माला है। अरावली ही है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है। गुरु शिखर है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अरावली ये पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर है सर्वोच्च पर्वत शिखर अरावली का, जिसका क्या नाम है, गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है। भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट, ठीक है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को, ठीक है। देखिए ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, ये यहाँ से कंप्लीट पूरा यहाँ तक लगा लीजिए आप। ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। अनाईमुडी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या नाम है। महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी। तो देखिए मैप में आपको दिखा रहा था नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी और जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी क्या नाम है। कार्डेरम। तो कार्डेरम की पहाड़ी अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कार्डेरम की पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है। चलिए अगला है, कार्डारम पहाड़ी कहाँ स्थित है। केरल में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है। पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। बिहार में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्डारम हिल्स, मैं आपको बता रहा था ये कार्डारम हिल्स है यहाँ पर केरल में, और ये छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है। सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ठीक है। ये जो है ये शेवराय पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। छोटा नागपुर को पठार किस प्रकार का एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है। छोटा नागपुर में।
तो अब मैं आपको देखिए मेरी जो स्टैटिक जीके की बुक है फ्रेंड्स, उसका कुछ डेमो दिखा देता हूँ पेज का। देख पा रहे हैं आप कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से, जैसे संविधान के प्रमुख स्रोत हो गया, आप देख सकते हैं कंप्लीट किस राज्य किस देशों से लिया गया है, ये आयरलैंड से कौन कौन से लिए गए हैं। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है कंप्लीट, गायन वादन नृत्य ये सब अलग अलग पूरे डायग्राम के माध्यम से। कथक जैसे है ये क्लासिकल डांस, इसको कंप्लीट फोटो के साथ में, डिटेल के साथ में। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा अगर आप जीके की तैयारी करें। कंप्लीट स्टैटिक जीके आपका तैयार हो जाएगा ऑल एग्जाम्स के लिए, बहुत बेस्ट बुक है। घर बैठे आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका 40 रुपये बच जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे 40 रुपये ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस बुक का, आप जरूर परचेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7067567024 पर, कोई दिक्कत आए मैसेज करिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स सबरीमाला जो है केरल में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध टेम्पल भी है सबरीमाला, ये केरल में है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। भारत के जो प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं फ्रेंड्स वो देखने वाले हैं। देखिए जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना जोजिला दर्रा है, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न फिर हमारा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ श्रीनगर है, ये लेह है, यहाँ से यहाँ को जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। नाथुला और जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। शिवकीला, बाराला और पांचला दर्रे किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। शिवकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। मैंने आपको अभी पूरे जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सब दिखाया मैप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आसिफ दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना को। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख तिब्बत से। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? पीर पंजाल। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स भारत की नदियाँ। देखिए आपको मैं मैप के माध्यम से पूरा देखिए समझाऊंगा, ऐसा नहीं है केवल आपको ऑनलाइन करवाऊंगा। ये देखिए पूरा मैं डायग्राम के माध्यम से करवाऊंगा, मैंने काफ़ी मेहनत किया है। तो कंप्लीट नदियाँ आपका जो है पूरे मैप के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आप देखिए गंगा नदी तंत्र शुरुआत करते हैं हम। पूरा देखिए आपको बताता हूँ, हिमालय तथा हिमालय के परे से क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए सिंधु नदी तंत्र हो गए उत्तर भारत की नदियों में, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, 3 जो है नदी तंत्र, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारा जो है कंप्लीट यहाँ पर देखिए सिंधु नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा कंप्लीट जो है करवाऊंगा। चलिए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। पहला प्रश्न, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से जो है सिंधु नदी निकलती है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है फ्रेंड्स ये सिंधु नदी जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये यहाँ से पूरा होते हुए पूरा जो है यहाँ पर गिरती है अरब सागर में, इसका मुहाना है, ठीक है ना। सिंधु नदी कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की टोटल लंबाई। अगर यहाँ से पूरा देखा जाए आपका कंप्लीट जो यहाँ गिरती है, तो यहाँ तक जो पूरी लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? 1180 किलोमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत में जो है यहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी, यहाँ से यहाँ तक भारत में जो टोटल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है ये। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शिंगी, खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है? गिलगित, 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग, ठीक है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी है।
चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषनी या इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? विपाशा या अर्घिकीय। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकास्थाल झील से जो सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर है टोटल। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र हमारा। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद से है गंगा नदी का उद्गम स्थल। किन दो नदियों के संगम के बाद यही गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। और कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? गंगा नदी। और ये देवप्रयाग में जो है संगम होता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है। यहाँ आके जो है भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लेना। भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। बांग्लादेश में जब ये जाती है तो क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश यहाँ से कर रही गंगा नदी तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा नाम है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखते हैं ये यमुनोत्री है, यहाँ से यमुना नदी जो है निकल रही है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में। तो फिर आप देखिए यहाँ से यमुनोत्री निकल रही है ये, और यहाँ से जाते जाते प्रयागराज में यहाँ पर गंगा जी से जो है मिल जाती है यमुना जी। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे हमने। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगदुंग हिमनद से। तो देखिए ये है यहाँ पर क्या है? मानसरोवर झील, और ये है चीमा युंगदुंग हिमनद से यहाँ से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्म द्वीप पर। यहाँ पर माजुली द्वीप जो है बनता है यहाँ पर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ आप कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बिरभंस घाटी या रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जो नर्मदा नदी गिरती है फ्रेंड्स। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? बिरभंस घाटी। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोंग जिला कर्नाटक से। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रन में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, यहाँ से उद्गम होता है। देखिए यहाँ से गोदावरी नदी जो है यहाँ तक जाती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये वाला जो पूरा पार्ट आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जो है जाके गोदावरी नदी गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये देखिए कावेरी नदी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है कावेरी नदी, ये पूरा
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन में। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल। पहला प्रश्न है, जोग या गरशोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? जोग या गरशोपा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। जोग प्रपात का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी में। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रारू नदी। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एना नदी पर। एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर में। पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाईकारा नदी। चलिए, तो देखिए हमारा आप जो करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम का चैनल सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। करंट अफेयर्स कंप्लीट ईयरली मिल जाएगा आपको, आज तक अपडेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। महापैक जरूर ले लीजिए 199 रुपये में। अगला टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख झीलें। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको स्टार मार्क करिए। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर है वुलर झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है गुजरात में। उकाई झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? ये मानव निर्मित यानी इंसानों द्वारा, मानवों द्वारा बनाई गई झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? लोकटक झील। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। तो देखिए, चिल्का झील से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट बनता है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आप देख सकते हैं कंप्लीट मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए पूरे पेशेंस के साथ में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिए कि आपका यहाँ से पूरा टॉपिक ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील।
चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। अब हम देखेंगे भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। देखिए जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना, ये प्रमुख शहर गंगा नदी किनारे स्थित है। यमुना नदी किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब यमुना नदी के हैं। सरयू नदी के किनारे अयोध्या जो है स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, देखिए कोलकाता जो शहर है हुगली नदी किनारे, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी कटक, संबलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकोवा घाट। और सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना सतलज नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे है भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ये प्रमुख शहर हैं। चंबल नदी के किनारे कोटा जो शहर है कोटा, ये चंबल नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल स्थित है। उज्जैन, महाकाल नगरी उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है गोमती नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम शहर जो है स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत, जो प्रसिद्ध सूरत गुजरात का जो शहर है ताप्ती नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद जो है स्थित है। ओरछा जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद जो गुजरात का काफ़ी प्रसिद्ध शहर है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद देखिए गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर जो है क्या स्थित है? प्रयागराज जो है फ्रेंड्स, इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। अब देखेंगे भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध, 8वां टॉपिक हमारा। यहाँ से एक प्रश्न आप डन मानिए, ठीक है। पहला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध जो है फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी ओडिशा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी यूपी में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पंजाब में। छोम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी तमिलनाडु पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी। मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? बराकर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? केरल में है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है? मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी बांध। काठी बांध किस नदी पर बना है? रामगंगा उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? रिहंद यूपी में। अगला टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनको जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी के कारण ऐसा होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम जो है मेघालय में आता है। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख के लेह में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का वर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सा एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? समुद्र के निकट होने के कारण। अगला टॉपिक है हमारा भारत के वन। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? राइट आंसर है 33% पर। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.05%। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, कि जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी हैं। वन रोपण प्रक्रिया कैसी है? पेड़ लगाने की। और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन रोपण। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन प्रमुख संसाधन कौन से? वन। किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? पूर्वी दक्कन में। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन सा है? तो मालिक है राज्य। तो इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक जो है राज्य सरकार। भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी? टीक या सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है। भारत में राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णाई पतझड़ वन। नलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैग्रोव वन। भारत में मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। आपको पता है कर्नाटक में जो है सर्वाधिक, आप जो मूवी देखे हैं पुष्पा, उसमें जो है नीलगिरी पहाड़ियों में ही जो है चोरियां वगैरह करता था पुष्पा, है ना। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या? जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना यहाँ से जरूर बनता है एग्जाम में, इनको आप हल्के मत लेना, जरूर इसको याद करते रहना। आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और सेंचुरी। पहला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सारिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है काजीरंगा। केवलादेव गाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा जो है राइनो के लिए जाना जाता है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैलिया फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्थापना कब कहाँ की गई थी? 1916 में कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1916 में कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1970 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा वाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा? कॉर्बेट। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ। भारतीय वनों में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं? सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से बाघ जो है विलीन हो गए हैं। कौन एक
टॉप स्किप के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोप का प्रतीक है लाल पांडा। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बायोडायस्फीयर इसको कहते हैं। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की मिट्टियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे होती है? तलोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? कपास की खेती के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटराइट। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। मखरैला यानी लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निथरन लीचिंग का। अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई के साधन। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? कुआं और नलकूप है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? यहाँ पर नहर होगा तो नहरों की भागीदारी है 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? 56%। देश की कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी जो है भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई का साधन सर्वाधिक प्रयोग होता है। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दक्षिण जो राज्य हैं वहाँ पर सर्वाधिक तालाबों से जो है सिंचाई की जाती है। नलकूपों को सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यूपी में है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अगला टॉपिक है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है? गेहूँ। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा हैं 3 सबसे बड़े उत्पादक। प्रोडक्शन। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल है। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन में। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एनसीईआरटी जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐसे ही कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास,
रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ 149 रुपये में कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक एप्लीकेशन का, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको जो है दिख जाएगा, जरूर ले लीजिए। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बढ़ के 1000 हो जाएगा, उससे पहले ले लीजिए। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। दुग्ध उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लेना आप। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। झूम क्या है? ये कृषि का एक तरीका है झूम। किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कुर्ग। ये कहाँ आता है फ्रेंड्स? कुर्ग कर्नाटक में आता है, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? 70%। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। गन्ना की फसल की बुवाई के बीच कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना है? 70। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए। अगला टॉपिक है हमारा भारत के ऊर्जा संसाधन। देखिए अगला टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तापीय स्रोत है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? बीज नजाम। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र। भारत में भूतापी ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 70%। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया था शिव समुद्रम पर। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना में। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर।
पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? राइट आंसर है केरल में। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम में जो है भारत नंबर 1 पर है भंडार की दृष्टि से। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? राजस्थान में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? झारिया में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। सबसे बढ़िया कोका कारी कोयला कहाँ प्राप्त किया जाता है? झरिया से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। बॉम्बे हाई संबंधित है अपतट तेल क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत का वह राज्य कौन सा जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालपल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? रायपुर में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो ये सारे हमने देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक है उद्योग। देखिए यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैं कवर कर रहा हूँ। लगभग 18 टॉपिक हो गया। पूरे टॉपिक कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है। पहला प्रश्न, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ? कुल्टी पर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? राउरकेला स्टील संयंत्र। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस की मदद से। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो वह जूट तथा रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? आबकारी कागज के लिए। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बड़ौदरा। बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मरहावरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हुए हैं? हास मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी और पेरम्बूर में। वे राज्य कौन से हैं जहाँ रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। अगला टॉपिक है हमारा परिवहन व्यवस्था। चलिए देखते हैं। विश्व की विशालतम महक प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने के बीच कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलूर को। भारत में मेट्रो रेल कहाँ चलती है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अभी वर्तमान में मेट्रो रेल देखा जाए लखनऊ वगैरह में भी चलने लगी है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े शहरों में चलने लगी। इंदौर में भी उद्घाटन हो चुका है।
किस शासक को जीटी रोड का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह सूरी को। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है? दूसरी। शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब किसके साथ जोड़ता है? पूर्वी बंगाल। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारतीय रेलवे के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुगली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी? डेक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? टोटल 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट होती है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई जो है आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ठीक है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 16.6%। देश में माल वाहन परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रेलवे। पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ है? बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली बंगलौर के बीच। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों, प्रावस्था प्रथम इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? रेल टेल निगम। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। अगला है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास का प्रारंभ हुआ 1911 में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया। नावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? कांडला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? इलाहाबाद हल्दिया। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला टॉपिक है हमारा संचार। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड डलहौजी। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1885 में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुई 1986 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ हुई 1880 में। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? 6। ग्रीन चैनल क्या है? स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। अगला टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है बिहार। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। मोगा लोपोलिम सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम राज्यों में क्या है? पहला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.04। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। भारत के राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत कितनी है? 5 से 6%। अगला टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। गारो जनजाति कहाँ की? मेघालय की।
बोडो जनजाति कहाँ की है? गारो पहाड़ी की। गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। केंद्रशासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट सारे टॉपिक देख लिए। मैं आपको पूरे टॉपिक इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। सारे टॉपिक कवर किए गए। देखिए भारत की जनजातियाँ जो हैं यहाँ तक हमने किया है। यहाँ पर आप 2-3 टॉपिक कम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी, गंगा नदी, ये 3 टॉपिक का जो है इसमें नाम मतलब सीक्वेंस में नंबरिंग में नहीं था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है फ्रेंड देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। और हमारा जीके जीएस कोर्स तो ज़रूर लीजिए। वीडियो कोर्स 149 में मिल जाएगा आपको कंप्लीट। इसका रेट बढ़ जाएगा, उससे पहले ले लीजिए इसको। सारा टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो पीडीएफ भी मिल जाएगा सारा। पेड कोर्स में जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए। पेड पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का आपको, और करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा कंप्लीट, अभी तक अपडेटेड मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। महापैक ले लीजिएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा 199 रुपये में। सारे एग्जाम की तैयारी होगी बहुत बेहतरीन। इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, मैथ्स भी है, जीके साइंस भी है, एनसीईआरटी जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, लूसेंट, सब कुछ है। चलिए, इसके अलावा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर लगता है कि मैंने मेहनत की, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर ऐसी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, आपके लिए क्लास ज़रूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।